मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर संविधान संशोधन क्यों किया जाता है? देखिए, जिस तरीके जैसा समय बढ़ता है, जैसे जैसे आगे हम देश बढ़ रहा है, समाज बढ़ रहा है, हमें अपने संविधान में भी संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके अनुरूप संविधान समय के अनुरूप लगातार चलता रहे, इसीलिए हमें संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय संविधान हमने पहले भी पढ़ा था। जब भारतीय संविधान के फीचर्स में पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था नम्य एवं अनम्य, मतलब सरल एवं कठोर दोनों। संविधान कई मामलों में सरल भी है, जिसको आसानी से आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, और कई मामलों में कठिन भी है कि आप आसानी से संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन को लेकर के अगर हम किसी दूसरे देश से तुलना करें तो देखें तो जैसा ब्रिटेन में तुरंत संविधान संशोधन बहुत ही सरल है। अमेरिका में संभव ही नहीं संविधान संशोधन कर पाना, बहुत कठिन प्रक्रिया है, जिससे आज तक वहाँ बहुत कम संविधान संशोधन हो पाए। भारत का संविधान, यही तो भारतीय संविधान की विशेषता है कि ना तो हम पूरी तरह ब्रिटेन का अंधा अनुकरण किए, ना तो अमेरिका का। हमने अपने हिसाब से अपने कल्चर, अपने समाज, अपने देश के लिए जो सुटेबल हो, वो हमारे संविधान निर्माताओं ने उसको लिए संविधान का भाग बनाया है। तो संविधान संशोधन न तो बहुत कठिन है, ना ही बहुत सरल है। स्थितियों के अनुरूप हम भारत के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब तक लगभग कई बार हमने संविधान में संशोधन भी किया है। तो अब हम बात करेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ दी है, कैसे संविधान संशोधन किया जा सकता है, और संविधान संशोधन से जुड़े हुए और मामलों की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है, पहली बात। उसके बाद संविधान संशोधन की शक्ति केवल संसद में निहित होती है। राज्यों को संविधान संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं। राज्य की एक भूमिका है, मैं वो अभी आगे आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी ये बात आप दिमाग में बिठा लें कि राज्यों की संविधान के संशोधन में कोई भूमिका नहीं होती। क्यों? क्योंकि पावर संसद को दी गई है, क्योंकि पूरे देश की बात है। राज्य तो केवल अपने राज्य तक ही निहित होती है, राज्य विधानसभा हो या राज्य विधान परिषद हो या राज्य सरकार हो। तो इसीलिए संविधान संशोधन पहले कहाँ दिया गया? संविधान भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिया गया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला संविधान संशोधन होता है सामान्य मामलों की साधारण बहुमत से अगर हम संविधान संशोधन करना चाहते हैं, कि जैसा नए राज्यों का गठन करना चाहते हैं। कुछ इसमें उदाहरण दे लेते हैं। नए राज्यों का हम गठन कर, अनुच्छेद 2 हमने आपको बताया था। अनुच्छेद 2 में क्या था? अनुच्छेद 2 में था कि अगर हम कोई बाहरी राज्य को भारत में मिलाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत लाते हैं। फिर बाद में उसको भारतीय पूर्ण राज्य का दर्जा देना, उसको या किसी और राज्य में सीमा में परिवर्तन करना या नाम में परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि ये दोनों काम संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ठीक। तो हम अगर कोई संविधान में नए राज्यों का प्रवेश करते हैं, नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, नए राज्यों का गठन करते हैं, तो संविधान संशोधन, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़, बिहार से अलग होकर के झारखंड, और 2014 में हमने आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया। इसमें हमने कोई संविधान संशोधन नहीं किया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान, अगर हम राज्य के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं या बाहर से हम कोई राज्य ले रहे हैं तो संविधान संशोधन करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम अपनी सीमा किसी राज्य को दे रहे हैं, जैसा हमने अपनी कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए 2015 में, उसके लिए हमने संविधान संशोधन लेके आए थे। तो हम ले तो सकते हैं बिना संविधान संशोधन, लेकिन दे नहीं सकते। यही तो भारतीय संविधान निर्माताओं का एक उचित दृष्टिकोण था कि हम आसानी से कोई हमारी भूमि नहीं ले सकते, लेकिन हम आसानी से किसी की भूमि ले सकते हैं। खैर, भारत हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करते किसी की भूमि पर। हाँ, ये अगर कोई शामिल होना चाहता है तो बहुत आसानी से शामिल हो सकता है। तो नए राज्यों का गठन हो गया। इस संविधान संशोधन हम साधारण बहुमत में करते कैसे? पहले ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हमको पता है लोकसभा में 352 जगह हैं, इसमें लगभग 552 की सदस्यों की संख्या और 545 के आसपास सांसद रहते हैं इसमें, ठीक है।
राज्यसभा में भी 250 की कुल बहुमत है, कुल संख्या है, 245 के आसपास रहते हैं। तो अगर हम साधारण बहुमत से जो कोई विधेयक पारित कर कोई संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसा नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों के निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं, इन सब में परिवर्तन करने के लिए हम जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, बस सिंपल कि अगर मान लीजिए लोकसभा की संख्या है 545, उपस्थित है मान लो 450, तो 450 का आधे से एक ज़्यादा मतलब लगभग 226। अगर इतने आ गए तो इसका मतलब हाँ 226। अगर उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, जितने सदस्य उपस्थित थे, मान लीजिए 400 लोग उपस्थित थे और लगभग 400 लोगों ने मत किया, अगर 400 उपस्थित है तो 201 में ही हो जाएगा। ये 450 है तो फिर हमको 226 की जरूरत पड़ेगी। तो बस उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, सिंपल सर। इसीलिए आप देखते हैं ज़्यादातर लगभग 70% संविधान कोई भी कानून पास करना है, कुछ भी करना है तो इसी से हो जाता है। तो इसीलिए जो सरकार बहुमत में रहती है उसके सांसद वोट कर देते हैं और तुरंत ही ये साधारण विधेयक पारित हो जाता है, हम साधारण रूप से बहुमत द्वारा कर देते हैं। जैसा कि दूसरी जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिवर्तनीय भले विशेषाधिकार आदि संसद में गणपूत का मतलब होता है उपस्थित सदस्य जो कि संसद चलाने के लिए आवश्यक है 10%। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते में अगर हम बढ़ावा करना चाहते हैं, कटौती तो कभी करते नहीं हो, बढ़ा ही सकते हैं। संसद की में प्रक्रिया नियम, संसद द्वारा सदस्यों और इनकी समितियों का विशेषाधिकार, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। अगर हम नागरिकता के मामलों को भी देखें तो भी ये साधारण बहुमत से ही इसमें संविधान में संशोधन कर सकते हैं। नए विधानमंडलों के लिए निर्वाचन, केंद्र प्राधिकृत 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अगर हम कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, 6ठी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के मामले में। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन नंबर 1, संसद में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन नंबर 2, संसद में के विशेष बहुमत एवं आदेश राज्य विधानमंडलों की संस्तुति द्वारा उपरांत संशोधन 3 होते हैं। तो हमने साधारण बहुमत को समझ रहे हैं। साधारण बहुमत में फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, बस सिंपल जितने सदस्य उपस्थित हैं या जिनने मतदान किया, कई होते हैं इधर उधर चले जाते हैं या वोट ही नहीं करते। तो अगर हम 400 की कुल मान लें कि 400 लोगों ने वोट किया तो 201 जिस मत में वोट कर देंगे वो कानून पारित हो जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों के निर्माण संबंधी सीमाओं में परिवर्तन हो गया। राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। दूसरी अनुसूची देखिए अभी मामला चल रहा है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त करने का एक प्रस्ताव लेके आए। अगर वहाँ विधान परिषद को समाप्त किया जाता है, अभी कर नहीं हुआ है, तो ये भी सामान्य बहुमत, साधारण बहुमत से ही किया जाएगा संसद द्वारा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के वेतन बदले में विशेषाधिकार संबंधित मामले संसद में गणपूर्व उपस्थिति कम से कम 10% सदस्य उपस्थित हों। इस मामले को लेकर के 10 ही रखना है कि 15 करना है कि 5 कर देना है। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद की प्रक्रिया नियम, संसद द्वारा इसके सदस्यों और इसकी समितियों का विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग या किसी और भाषा का प्रयोग करना, इन सब मामलों को लेकर के हम साधारण बहुमत का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लगभग 70% से ज़्यादा हम साधारण बहुमत से ही कोई भी संशोधन कर देते हैं। अब एक आता है संसद का विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि पहली बात, विशेष बहुमत के लिए 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, नंबर 1। नंबर 2, कुल सदस्यों का 50% से अधिक। तो पहले नंबर 2 को देखते हैं। मान लीजिए कि लोकसभा में कुल सदस्यता कितनी है, 345, ठीक है। अब 345 का 50% से एक ज़्यादा मतलब लगभग 545 है, जिसमें से लगभग आधे से एक ज़्यादा तो 272 इतने सांसदों की ज़रूरत हमें सरकार बनाने के लिए भी पड़ती है। तो लगभग अगर 272 सांसद पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि मान लीजिए कि 545 है, कोई सीट खाली है या नहीं है, उनको घटा देंगे। अब मान लीजिए कि 10 लोग खाली है, ठीक है, मान लीजिए कि 10 लोग खाली, अब कितने बचे, 545 जगह 535 ही बचे। अब 535 में कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं, मान लीजिए कि प्रेजेंट रहते हैं 400 लोग, मान लेते हैं 400 लोग प्रेजेंट। इन 400 का 2/3, 400 को 2/3 लगभग 266 या 270
67 सांसद जिसको वोट कर देंगे तो ये हमारा संसद का विशेष बहुमत होता है। उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का बहुमत का 2/3, साथ में कुल सदस्यों का 50%। दो बातें हैं, पहली है उपस्थित कुल सदस्यों का 50% नंबर 1, और साथ में जितने यहाँ पे हम अनुपस्थित सदस्यों को घटा देते हैं। मान लीजिए कि मृत्यु हो गई, कोई इस्तीफा दे दिया, कोई पार्टी छोड़ के चला गया, हाँ होता ही रहता है, 2-4 सांसद इधर उधर होते रहते हैं, तो उनको सीटों को घटा देंगे। जैसे कि अगर 545 कुल सांसद थे, जिनमें से 5 इधर उधर, 5 मर गए, 5 चले गए दूसरी पार्टियों में, जिनकी सदस्यता चली गई, जिन्हें कुछ हो गया, तो मान लीजिए 530 ही बचे, 530 का 2/3 ये होगा, ठीक है। जितना भी बनेगा उतने सदस्य अगर वोट कर देंगे तो ये हम सब विशेष बहुमत। अब इसमें विशेष बहुमत को लेकर के कई मामले, जैसा हम कोई मूल अधिकारों में परिवर्तन करना चाहते हैं, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में परिवर्तन करना चाहते हैं कि भाई ये राज्य के नीति निर्देश हमें जोड़ना है या ये हटाना है, कुछ भी कर सकते हैं। या वे सभी जो प्रथम ये कह सकते हैं कि जो जिस साधारण बहुमत से जो संबंधित है, जिसको हमने पीछे बढ़ा, और जो विशेष बहुमत, और एक तीसरा होता है विशेष बहुमत एवं राज्यों, आधे राज्यों की विधानमंडलों की संस्तुति, जो हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों को छोड़ करके बहुत सारे मामले होते हैं। तो ये साधारण एवं विशेष बहुमत। उसके बाद संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति दर। देखिए, हम 2017 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके आया जीएसटी के लिए। जीएसटी लाते समय हमने क्या किया, पहले उसको संसद ने पारित कराया, साथ में संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 279 जोड़ा। उसके बाद हमने क्या किया, जितने भी राज्य हैं, राज्यों के पास भेजा उस कानून को। आधे से ज़्यादा लगभग आधे राज्य जब उसको अपनी सहमति दे दिए, तब हम जा कर के जीएसटी को लागू कर पाए। तो ये इस तरीके का मामला है कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति की जरूरत। यहाँ विशेषकर आधे राज्य, कम से कम मान लीजिए 28 राज्य, 8 संसदीय प्रदेश है, कम से कम 14 राज्यों की वोट होना जरूरी है। उससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। 50% राज्यों की हमको सहमति की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसा अभी विशेष बहुमत हमने पढ़ा कि कुल सदस्य जितने संसद में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, और साथ में कुल सदस्यों जो सदस्य मत कर रहे हैं, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, और साथ में कुल सदस्यों का बहुमत मतलब 50% से ज़्यादा। तो दो बातें हो गई इसमें, पिछला वाला जो हमने जोड़ा था, साथ में आधे से राज्यों से आधे राज्य या आधे से अधिक राज्य अपनी स्वीकृतियों से, आधे राज्य होते हैं, आधे राज्य अगर दे देंगे तो स्वीकृति मान ली जाए, और ज़्यादा दे देते तो और अच्छी बात। तो इसके मामले में क्या होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार करना चाहते हैं, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। अब देखिए यहाँ पे जो मामले हैं ये लगभग संघीय मामले हैं। संघीय मामले कौन से होते हैं, जो केंद्र और राज्य दोनों को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करें। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया यहाँ क्यों लिया गया है, इसलिए लिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानमंडलों, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। ठीक है, हमें ये बात पता है कि लोकसभा, और अब क्योंकि अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, मान लेते हैं हम ये चाहते हैं कि अब विधानसभा के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत नहीं करेंगे, मान लेते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे राज्य विधानसभा प्रभावित हो रही है, क्योंकि राज्य विधानसभा के जो विधायक हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं, तो राज्यों में एक मतलब नकारात्मक संदेश जा सकता है। इसलिए कि अगर हम कोई राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें राज्य की सहमति लेनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर राज्यों की स्वीकृति की बात की गई है कुछ ही मामलों में। जैसे केंद्र एवं राज्यों की कार्यकारिणी की शक्तियों में विस्तार, अब मान लीजिए केंद्र की शक्तियों में विस्तार तो चलिए एक बार ठीक लगता है, लेकिन राज्य की कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार हमें करना है और बिना हम राज्य की सहमति से ही कर रहे हैं तो भी कोई मतलब बनता नहीं फिर उसका। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय, अब देखिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की किसी मामले में हम कोई परिवर्तन करना चाहते हैं कि शक्तियों को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर करके तो सिंपल सी बात है कि राज्य उच्च न्यायालय प्रभावित होंगे, तो हमें राज्यों की स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी। केंद्र एवं राज्यों की विधायी शक्तियों का विभाजन, अगर हम केंद्र एवं राज्यों की मान लीजिए राज्यों की शक्तियों को घटाना ही चाहते हैं तो भी हमें कम से कम राज्यों की स्वीकृति तो लेनी पड़ेगी, या राज्य की शक्तियाँ बढ़ाना चाहते हैं तो हमें राज्य की, ये देखिए जितने भी मामले संघीय मामले हैं, कोई ऐसा मामला नहीं जो जिसे हमने पीछे पढ़ा। अब पीछे नागरिकता का मामला था, नागरिकता का मामला वो क्या है, वो सीधे केंद्र का मामला है, केंद्र अपने इस तरह से उसको चेंज कर लेगा। या कुछ ऐसे मामले हैं कि जैसा मूल अधिकारों के मामले में, मूल अधिकारों के मामले में ये व्यक्ति और राज्य का मामला है,
संसद आसानी से कर सकती है, लेकिन जिसमें से केंद्र और राज्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं वो मामले इसमें डाले गए हैं संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के लिए। बिना राज्यों की स्वीकृति से हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे राज्यों का हित सीधे तौर पर प्रभावित हो। अब जैसे जीएसटी हम लेकर के आए, अब जीएसटी को क्या जरूरत थी हमको इसमें डालने की संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के मामले में, इसलिए भी बहुमत थी क्योंकि राज्यों के करों का एक बड़ा हिस्सा जो जीएसटी से प्रभावित हो रहा था। कुछ राज्य कह रहे हैं कि हमको जीएसटी से नुकसान हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि ठीक है फ़ायदा हो रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं कर इकट्ठा करने या राजस्व वसूल करने या राजस्व को लेकर के दोनों केंद्र और राज्य दोनों प्रभावित हो रहे थे, इसलिए हमने उसको संसद की विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के मामले में डाला। ठीक है, इसीलिए अनुच्छेद में उसमें हमने परिवर्तन भी किया, अनुच्छेद 279 ये लेकर के आए। उसके बाद 7वीं सूची संबंध कोई भी 7वीं सूची देखिए क्या है, 7वीं सूची जिसमें 3 सूचियाँ केंद्र राज्य और 7वीं समवर्ती सूची। अब मान लीजिए हम कोई सूची में परिवर्तन करना चाहते हैं, मान लीजिए हम राज्य सूची में ही परिवर्तन करना चाहते हैं, अब राज्य सूची की शक्तियों को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो बिना राज्यों की स्वीकृति से हम कैसे करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर जरूरत है संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब देखिए संसद में अगर मान लीजिए कि लोकसभा से, जैसे उत्तर प्रदेश से लोकसभा से 80 सांसद आते हैं और राज्यसभा से 31 सांसद आते हैं। अब हम बढ़ाना चाहते हैं कि 80 से बढ़ा करके 100 कर दिया जाए, तो बिना राज्य के अगर हम राज्य में लोकसभा के सांसदों को बढ़ाना चाहते हैं और राज्यों की ही सहमति ना ली जाए, तो केवल उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश के लिए, अगर मान पूरे देश के सांसदों में परिवर्तन करना चाहते हैं या राज्यसभा के सांसदों की संख्या हम घटाना चाहते हैं और हम स्वीकृति ना लें, तो एक असंतोष की भावना पैदा हो सकती है राज्य में। अगर हम संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया में ही कोई संशोधन करना चाहते हैं कि भाई आज से संविधान संशोधन में अगर हम मूल अधिकारों में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मूल अधिकारों में अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम विशेष बहुमत से नहीं करेंगे, इसको हम साधारण बहुमत में डालना चाहते हैं, तो इसके लिए भी राज्य की सहमति लेनी पड़ेगी कि अगर आप अनुच्छेद 368 में कोई अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन करने की क्षमता, ये बहुत बड़ी शक्ति दी गई है संसद को कि इसके माध्यम से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो राज्यों की सहमति हमें बहुत ज़रूरी है। बिना राज्यों की सहमति से हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि जिससे राज्यों की हित प्रभावित हो, या संसद कोई भी कार्य नहीं कर सकती जिससे कि राज्यों के हित प्रभावित हो। तो अब इसमें कुछ लेकर के आलोचना है, आलोचना को हम लोग ज़्यादा उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। लचीलेपन की लचीलेपन और जरूरत की विवेचन कई मामले की विशेष बहुमत या साधारण बहुमत संशोधित कर सकती है, सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इनका मानना आलोचकों का नहीं, सारे मामलों में राज्यों की संशोधन या अगर हम सारे मामलों में राज्य की संशोधन ले लेंगे तो कभी कोई हो ही नहीं पाएगा, कोई संविधान में संशोधन ही नहीं कर पाएगा। 3-3, 4-4 साल, 5 साल लग जाएंगे। सरकारों को देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, खासतौर से जब दूसरे विचारधारा की सरकार अगर केंद्र में दूसरी और राज्य में दूसरी हो तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो ये संभव ही नहीं है। इस तरीके से हम 3 तरीके से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। हमने ये पढ़ लिया संविधान में संशोधन कहाँ दिया गया है, भाग 20 के अनुच्छेद 367 में दिया गया है। संविधान संशोधन ना तो बहुत आसानी से होता है, ना ही बहुत कठिनाई से होता है। ये बीच का पाथ हमने लिया, ना तो ब्रिटेन की तरफ पूरी तरह झुके हुए, ना तो अमेरिका की तरफ पूरी तरह झुके हुए, दोनों के बीच का रास्ता हमने निकाला हुआ है। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखिए, अगर हम कोई संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो उसमें हमको कुछ ध्यान देने की जरूरत है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्य विधानसभा को ये अधिकार नहीं दिया गया। कोई सांसद ने लिए नहीं कि राज्य का कोई विधायक लेके चला आ रहा है, संसद विधायक हम है विधायक राज्य में और वो करे संविधान में संशोधन करने का प्रयास करे, नहीं। बाद में राज्यों को कुछ मामलों में राज्यों की सहमति ली जाती। अब यहीं पर आप देखिए ये बात सही है कि हमारा संविधान संघीय ढांचे पे भी चलता है, संघीय ढांचे को समर्थन, लेकिन कई मामलों में हमने राज्य को ज़्यादा सशक्त बनाया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई राज्य ही केंद्र पे, जैसा सामंतवाद कैसे जनरेट हुआ? सामंतवाद तब पैदा होता है जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होने लगती है। जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होगी तो क्षेत्र के जो दूसरे राज्यों के या मजबूत होने लगेंगे। ये स्थिति कहीं ना बन जाए कि राज्य ही केंद्र के खिलाफत करने लग जाए, तो केंद्र को अधिक मजबूत बनाएगी। इसलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आरंभ हमेशा संसद से होगा, कभी भी राज्य विधानसभाओं से नहीं होगा। नंबर 1, इसको संविधान संशोधन विधेयक को कोई सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य, मतलब मंत्री हो या मंत्री ना भी हो, तो सांसद कोई भी ला सकता है। ये नहीं कि केवल मंत्री ही ला सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है सभी सांसद में से कोई भी संविधान संशोधन बाद में पारित होता है या नहीं होता ये बात को मामला, लेकिन कोई भी इस विधेयक को ला सकता है। विधेयक को 50 संविधान संशोधन प्रक्रिया में 50% से अधिक पारित हमने देख ही लिया है।
इसके साथ साथ दोनों सदनों द्वारा समान रूप से पारित किया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही पारित कर दिया उसको राष्ट्रपति साइन, नहीं, दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा बराबर से पारित करने की ज़रूरत है। जो अगर हमको साधारण विधेयक है या कैसा साधारण संविधान संशोधन करना चाहते हैं या राज्यों की सहमति में या विशेष बहुमत वाला जो भी होगा उसको हमको पारित करना पड़ेगा। संविधान शब्द देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 कहता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल पारित किया, अब राज्यसभा उसको स्वीकृत नहीं कर रही है या राज्यसभा ने उसको अपने पास ही रख लिया है या कई मामले राज्यसभा पारित करती है तो लोकसभा उसे पारित होने नहीं देती है। ऐसे मामलों में साधारण मामलों में संविधान संशोधन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन अगर जब संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो संविधान संशोधन मामले में बैठक नहीं हो सकती, ज्वाइंट सेशन नहीं होता, जो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ये कि उसको पारित करना ही पड़ेगा, जैसा लोकसभा ने पारित कर दिया तो राज्यसभा को पारित करना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें एक बात और है, संविधान संशोधन की कोई भी अगर कानून के लिए राष्ट्रपति के लिए साइन के लिए जाता है विधेयक तो उसको राष्ट्रपति को संविधान संशोधन में हस्ताक्षर करना ही पड़ता है, उसको अपने पास रख नहीं सकते न उसको वापस कर सकते। ये चीज़ें तो संविधान संशोधन में हमने काफ़ी चीज़ें समझ ली है। संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। साधारण संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्य विधानमंडलों की संशोधित संशोधन। ठीक है, अब साधारण बहुमत द्वारा जब उपस्थिति मत सदस्य देने वाले उपस्थिति में मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, बस सिंपल सी बात है, जितने सदस्य उपस्थित हैं और उनमें से जितने ने मतदान किए का बहुमत कर लेंगे। एक ज़्यादा होना चाहिए, बस जितना वोट करना है उससे एक ज़्यादा, उसके आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए, हो जाएगा। इसमें जैसे नए राज्यों का प्रवेश करना, गठन करना, नए राज्यों के निर्माण करना, उनके क्षेत्रों की सीमाओं परिवर्तन, ये सारी चीज़ें, विधान परिषद का निर्माण करना, संसद की प्रक्रिया के नियम, संसद एवं सदस्यों की समितियों के विशेष अधिकार के मामले हैं, नागरिकता के मामले हैं, राष्ट्र भाषा के प्रयोग के मामले हैं, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के मामले हैं, निर्वाचन केंद्र शासित प्रदेशों के मामले हैं, 6ठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति क्षेत्रों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को मामलों को लेकर के संसद का विशेष बहुमत में क्या होता है कि उपस्थिति पहली बात कुल सदस्यों का बहुमत, जितने सदस्य हैं उसका एक से अधिक, जैसा लोकसभा में 545 है तो 272, राज्यसभा में 245 है तो लगभग हमें 112 या 113 122 या 123 की ज़रूरत पड़ेगी उपस्थिति। साथ में कुल सदस्य जितने सदस्य मतदान करते हैं उनका 2/3, मान लीजिए कि 500 हैं, 545 हैं, उपस्थित है 400, उसका 2/3 निकाल लेंगे। राज्यसभा में 245 है, उपस्थित केवल 200 है, उसका 2/3 निकाल लेंगे। तो ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। इसमें जैसे हम मूल अधिकारों में परिवर्तन करना चाहते हैं, राज्य के नीति नीति तत्वों में संशोधन करना चाहते हैं, तो उपस्थिति प्रथम एवं तृतीय, हाँ कुछ ऐसे मामले जो ना तो 1 में दिए गए हैं ना 3 में दिए गए हैं तो इस मामले में कर लेंगे, ये हो जाएगा। विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति, जैसे हमने इसको तो काफ़ी चर्चा किया कि उपस्थिति इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया हो गई, केंद्र एवं राज्य के अधिकारी की शक्तियों का विस्तार हो गया, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से जुड़े मामले हो गए, केंद्र एवं राज्यों की विधायी शक्तियों का विभाजन हो गया, 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय हो गया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो गया, संविधान में संशोधन करने एवं संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया अनुच्छेद 361। तो इसमें संसद की विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है, आधे से अधिक, आधे की थोड़ा आलोचना भी है। तो इस तरीके से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लगभग समझ लिया है। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा और भी आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।